अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं ओसाफ रमज़ान की खुसूसी नशरियात और मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन लियाकत। मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ। और जैसे कि हसनैन आपको पता है और देखने वालों को भी पता है कि आज 19वां रोज़ा है और जैसे जैसे रोज़े आगे आगे चलते जा रहे हैं, एक तो प्यास की शिद्दत भी ज़्यादा हो रही है, गर्मी भी ज़्यादा हो रही है और कुछ लोगों को रोज़ा एग्जैक्टली थकन फील होती है। था कि मैं आऊंगा, मैं 2 लाइनें बोल के आपको दे दूंगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है, थकन फील होती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। अगर एज कम्पेयर टू अगर हम पहले अशरे की बात करें तो ऐसा फील नहीं हो रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा रोजा लग भी रहा है और फिर डाइट प्लान्स भी कुछ इंसान के। इसमें एक और है गजल, सॉरी टू कट यू, कि हम ये सोच रहे थे कि शायद ये जो सर्दियों के रोजे होते हैं, मोर और लेस ये सर्दियों के रोजे थे, ये आसान है। लेकिन मैंने देखा है मेरी लाइफ में भी काफ़ी रमज़ान गुजरे कि हर रमज़ान में आपको 15 रमज़ान के बाद ना रोज़ा हिसाब लेना स्टार्ट कर देता है, वेदर वो गर्मियों का रोज़ा हो या वो सर्दियों का हो। मुझे तो ये बिलीव हो गया है कि जैन में जो आपके या दिसंबर में जो रोजे होंगे, जो 7 बजे बंद होंगे और 5 बजे खुलेंगे, उनका भी हिसाब किताब यही होने वाला है, क्योंकि टाइम पीरियड अब ऐसा आना शुरू हो गया है। और इसी डाइट प्लान के हवाले से, इसी डिहाइड्रेशन के हवाले से आज हमारे साथ मौजूद होंगी बात करने के लिए डॉक्टर अनीसा सुहेल साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हदिया इनात पेश कर रहे थे अनीसा सोहेल, जिनका तारुफ करवा चुके हैं। अनीसा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका जो ताल्लुक है न्यूट्रिशन की दुनिया ना रमज़ान में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और हमें पता नहीं होता कि हमने क्या कुछ खाना है, क्या कुछ नहीं खाना। सबसे पहले जो मेरी और गज़ल की इनिशियल कन्वर्सेशन थी कि क्या वजह है कि 10-15 रमज़ान तक तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन 15 के बाद इस तरह लगता है कि सब चीज़ें डबल हो गई हैं। हमें डिहाइड्रेशन भी होती है, उसके अलावा भूख भी लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी एक तो मेन वजह यह है कि अगर आपने रमज़ान के पहले 10 दिन आपने सही तगड़े स्टार्ट नहीं किए तो फिर आपको वीकनेस स्टार्ट हो जाती है बाद में आते आते। हालांकि साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो फास्टिंग का जो प्रोसेस है और फास्टिंग नतीजतन उसके नतीजे में आपके जिस्म में जो मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, बॉडी कीटोसिस में जाती है और वो ब्रेन के लिए बड़ा कीटो डाइट का जो कॉन्सेप्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग और वो सब कुछ जो है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट हमारे ही फास्टिंग से लिया गया है। तो फास्टिंग अगर आप कर रहे हैं और रमज़ान की जो फास्टिंग है उसके बड़े फ़वायद हैं, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स क्लियर होते हैं। लेकिन अगर उसको हम सही तरीके से नहीं लेकर चलते, यानी हमारे पास जो 2 ईटिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, सहरी और इफ्तारी, अगर उसमें हम ऐसे खाने नहीं खाते जो हमें पूरे दिन के लिए सस्टेन करें, सस्टेनिंग एनर्जी दें, यानी ऐसी एनर्जी जो पूरा दिन आपको मिलती रहे, बजाय इसके कि कोई आपको 5 मिनट का या कोई आधे घंटे का एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी मिले और उसके बाद आप बिल्कुल ठप हो जाए, आपके जिस्म ठप हो जाए, बजाय उसके आप एक सस्टेनिंग एनर्जी के फूड के ऑप्शंस की तरफ जाएं तो फिर आपको वीकनेस वगैरह नहीं होगी। और वो हम आगे होने चाहिए, बिल्कुल वो हम डिस्कस भी करते हैं। सबसे पहले एक तो ये चीज़ कि जब आप सहरी और इफ्तारी में पानी पीते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मसाइल होते हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं, ये मसल्स की क्रैम्पिंग और तकलीफ़ वगैरह, वीकनेस, फटीग वगैरह। भूख तो चलो बर्दाश्त हो जाती है, पानी और डिहाइड्रेशन ज़्यादा मसला होती है। तो डिहाइड्रेशन के लिए सबसे पहले तो आपने पानी इस तरह नहीं पीना कि आप सहरी पे ये सोच के पिएं कि बस अब अगले वो स्टोर हो रहा है। आपके जिस्म में पानी स्टोर नहीं होता, आप जितना पानी पीते हैं वो अब निकल भी जाता है, अगले 4-5 घंटे में इस्तेमाल हो जाता है। तो अब आपने जाना है हाइड्रेटिंग फूड्स की तरफ। पानी तो ऑब्वियसली पीना ही होता है, लेकिन उसका तरीका ये होता है कि आप इफ्तारी पे 1 गिलास लें, फिर आप कुछ मगरिब की नमाज के बाद कुछ लें, फिर तरावियों के बाद 1-2 गिलास लें, फिर रात में अगर आपकी उठना होता है उस वक्त लें, सहरी करने से पहले 1 आधा गिलास लें, बाद में लें। तो वो इस तरह वक्फे से उसको कंप्लीट करें, बजाय इसके कि आप एकदम ज़्यादा सा पी लें। वो एक तो आपके ब्रेन को ट्रिक कर देती है, आपका पेट भर जाता है, आपका पेट भर जाता है पानी से और आप फिर खा नहीं सकते। उसके अगेन फिर वही प्रॉब्लम आती है कि सहरी इफ्तारी प्रॉपर्ली हो नहीं सकती। फिर आती है बात हाइड्रेटिंग फूड्स की। तो हाइड्रेटिंग फूड्स में जो अल्लाह ताला ने हमारे पास बेहतरीन फूड ग्रुप रखा है हाइड्रेशन का, वो हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। तो अब मौसम भी ऐसा है कि हमारे पास ऑरेंज भी मिला जुला सा मौसम है, गर्मियों के भी कुछ फ्रूट्स हैं और सर्दियों के भी फ्रूट्स हैं, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही है। तो आप माल्टे, हमारे पास बहुत अच्छा हाइड्रेशन की टेक्निक है। उसके बाद हमारे पास ये जो सारी ग्रीन सब्जियां हैं उनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सब्जियों और फलों में 80 to 90% वाटर कंटेंट होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको इस्तेमाल करें फ्रूट चाट में। लेकिन फ्रूट चाट का ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा मसाले और क्रीम्स और मयो इस तरह के कॉन्डिमेंट्स ना शामिल करें, क्योंकि वो फिर न्यूट्रिएंट्स तो आपको मिल रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ जो एडिशनल एक्स्ट्रा कैलोरीज आ रही होती हैं। फ्रूट्स का बाउल होना चाहिए, फ्रूट्स का रॉ फ्रूट्स का बाउल, ऑरेंज डाल सकते हैं। हाँ, ऑरेंज जूस उसमें स्क्वीज करें या ऑरेंज के स्लाइसेस करें, जो भी फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं।
चुकंदर मार्केट में आया हुआ है, चुकंदर पिएं आप, ABC जूस बना के पिएं, उसमें एप्पल डालें, बीटरूट डालें, कैरेट डालें। ये सब चीज़ें मैं अभी भी देख रही हूँ, हालांकि ये सर्दियों की चीज़ है। मैं वही कह रही हूँ कि ये ऐसा रमज़ान है कि हमें दोनों वो जो सीजन्स के फ्रूट्स हैं वो हमें देखने अच्छा को मिल अनीसा, आपने रहे हैं। फ्रूट चाट की बात की, तो अब चले बात यहीं से आगे निकल रही है। व्हाट्स अबाउट चाट मसाला? हाँ जी। बहुत सारे लोग हैं वो ये समझते हैं कि ठीक है आप इसके ऊपर करीम ना डालिए, पानी ना डालिए, व्हाट्सएवर आप ऑरेंज डाल दीजिए, लेकिन फ्रूट चाट के ऊपर जब तक चाट मसाला नहीं होगा तो उसका वो क्या कहते हो, रेसिपी कंप्लीट नहीं होगी। उस हवाले से कोई रिलैक्सेशन है या उसको भी अवॉइड करना चाहिए? देखिए, आपने अब खाना खाना तो उसकी एपेटाइट तो आपने उसको इंक्रीज करना है, अपने पैलेट के हिसाब से अपने खाना बनाना है, तो वो आप खाएं, लेकिन उसको मॉडरेशन में यूज़ करें। एक स्प्रिंकल ऑफ चाट मसाला ठीक है, लेकिन अगर चाट मसाला पूरी चम्मच उसमें भी है, फिर चना चाट में भी है, फिर दही बड़ों में भी चाट मसाला है, फिर कोई चटनी वगैरह उसमें भी ढेर सारा कुछ मिर्चें वगैरह मिली हुई हैं, तो आपको एसिडिटी की शिकायत होगी। बल्कि टेक्निकली ना, साइंटिफिकली ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि फास्टिंग आपके बॉडी को एक डिटॉक्सिफाई कर रही होती है। लेकिन हमारे यहाँ फास्टिंग जब जैसे जैसे रमज़ान गुजरता है, लोगों के वेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं और एसिडिटी के मसाइल, क्योंकि इतनी ज़्यादा अफ्तारी कर ली जाती है और उसके बाद खाना भी नहीं खाया जाता कुछ, लेकिन कुछ लोग खा लेते हैं। वो फिर बिंज ईटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन ये जो आपने इन्होंने पहले बात की थी ना गजल की, अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपसे खाना खाया जाएगा। एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊं, मैं इस रमज़ान से पहले मेरी प्रैक्टिस ये होती थी, मैं पानी बहुत ज़्यादा पीता था, खाना नहीं खाया जाता था। अब मेरी प्रैक्टिस ये है कि मुझे अगर प्यास लगी भी है ना, तो मैं गिलास की तरफ जाता ही नहीं हूँ, सबसे पहले खाना खाऊंगा या जो चीज़ें मैंने लेनी है तो वो खाई जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी आप वेट के हवाले से बात कर रही थी, तो क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए रमज़ान में जिनका वेट गेन हो जाता है उन लोगों के लिए? देखिए, एक तो पहली बात है कि आप ख्याल रखें अपना, क्योंकि देखें रमज़ान में तो वेट गेन होना ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो वो सरासर इंसान की अपनी मिस्टेक है। तो आप अपने आप को देखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में इंटरमिटेंट फास्टिंग को ब्लड शुगर स्पाइक और ग्लूकोज स्पाइक को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, वेट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया ये टेक्निक्स हमारे फरीज़ों को वो इस तरह से, फ़राइज़ को इस तरह से यूज़ कर रही है अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए, और हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ऐसे ही है, हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो सहरी और इफ्तारी इस तरह से मैनेज करें कि आपका पेट भी भर जाए और वेट भी गेन ना हो। अब वो किस तरह से होगा? एक तो आपने सहरी में प्रोटीन आपने भरपूर लेनी है। प्रोटीन का हमारे पास सबसे इजी ऑप्शन जो अंडा है, जो कि सारे क्लासेस जो भी इनकम्स हैं डिफरेंट सोसाइटी की, वो सब अफोर्ड कर सकते हैं अंडा। तो आप अंडा लें। अगर अफोर्डेबिलिटी बेहतर है तो फिर उसमें फ़िश, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, कबाब वगैरह उसमें आ जाते हैं। चिकन को आप टिक्का या कोई स्टीम वगैरह करके वो चीज़ रख लें, तो वो आपके पास प्रोटीन का अच्छा सोर्स हो जाएगा। दही बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, उससे आपको वाटर कंटेंट भी मिल रहा होता है उसमें। फिर आपके वो दही गट हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है, उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो जो हाजमे के तमाम मसाइल हैं वो दही से वैसे ही ठीक हो जाएंगे। आप उसमें थोड़े से चिया सीड्स, या अगर चिया सीड्स अफोर्डेबिलिटी में प्रॉब्लम है तो तुख बलंगा, वो सीड्स आराम से पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं, तो वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। उसका कॉन्सेप्ट सेम होता है, उसमें फाइबर होता है। तो मैं पहले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करी थी, तो वेजिटेबल्स में वाटर कंटेंट के साथ साथ फाइबर भी होता है। तो जहाँ पे आपको सहरी और इफ्तारी दोनों में प्रोटीन की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको फाइबर की भी ज़रूरत है, क्योंकि फाइबर की एक कुदरती प्रॉपर्टी ये है कि आप जब कोई भी फाइबर कंटेनिंग फूड खाते हैं तो वो आपको दिमाग को ट्रिक करता है कि आपका पेट भरा हुआ है। आपकी जो सटाइटी की फीलिंग ऑफ फुलनेस है उसको इलोंगेट करता है और आपके पेट में ज़्यादा देर तक रहता है हजम होने के लिए। तो वो आपके दिमाग को ट्रिक होता है कि आपका पेट भरा हुआ है, फीलिंग ऑफ फुलनेस है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है दोनों सहरी और इफ्तारी के लिए। अब ये जो फाइबर की सोर्सेज हैं ये क्या हो सकती हैं? मैंने आपको ऑलरेडी तुख बलंगा का बताया, चिया सीड्स हैं, मुख्तलिफ जो सीड्स होते हैं, पम्पकिन सीड्स वगैरह, इन सब में फाइबर होता है। उसके बाद जो देसी गंदम, अगर आप उसका पराठा खा रहे हैं, एक नॉर्मल इतना बड़ा पराठा नहीं खाना, इतना सा चेन्स का पराठा खाना है, वो अगर आप देसी गंदम खा रहे हैं, या फिर अगर कुछ लोग ओट्स या फिर दलिया वगैरह प्रेफर करते हैं फ्रूट्स वगैरह के साथ, तो वो बड़ा अच्छा ऑप्शन है फाइबर का। तो उससे आपका सस्टेन्ड एनर्जी मिलती रहती है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर बीमारियों की बात की जाए तो ब्लड प्रेशर और शुगर एक आम बीमारी है पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी। तो उनके जो मरीज़ हैं वो जब रोज़ा रखते हैं तो उनको किन किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं? अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक तो ये ऐसा है ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस इनको बोलते हैं, और डायबिटीज़ तो पाकिस्तान में नंबर 1 पे है।
सॉरी दुनिया में पाकिस्तान डायबिटीज़ की लिस्ट में नंबर 1 पे है। तो इसको और एवरी 1 in 4 पीपल इन पाकिस्तान इज़ डायबिटिक। तो इसका मतलब है कि हर घर में कोई एक ना एक बंदा डायबिटिक है और बाकी 1-2 होंगे जो प्री डायबिटिक होंगे। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक ऐसी चीज़ आप तो मतलब अगर पाकिस्तानी हाउस होल्ड से हैं तो सब कॉन्शियसली लाशऊरी तौर पे ना आप अपने ख्याल रखना शुरू कर दें कि कहीं आपको डायबिटीज़ ना हो जाए। ये चीज़ मतलब एज अ पब्लिक सर्विस मैसेज आई वुड लाइक टू से। और फिर बाकी अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, फाइबर जो जैसे मैं पहले बात करी थी, ना सिर्फ हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है बल्कि उसकी एक बड़ी अमेजिंग प्रॉपर्टी ये है कि वो आपके ब्लड शुगर स्पाइक को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। तो अगर आप जब आप फ़र्ज़ करें एक डायबिटिक पेशेंट रोज़ा खोल रहा है तो आप खजूर खाएं। उसके बाद मेरे फादर भी ये प्रैक्टिस करते थे, उनकी बड़ी अच्छी रमज़ान में कंट्रोल रहती थी। क्यूकम्बर, खीरा एक अफोर्डेबल ऑप्शन है, सब लोग यूज़ कर सकते हैं और मज़े का भी होता है और खाया भी जाता है। उसके ऊपर सॉल्ट छिड़क के, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर है तो आप सॉल्ट को अवॉइड करें। सॉल्ट थोड़ा सा स्प्रिंकल करके, क्योंकि वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी एक तरह से अब आपका बैलेंस होता रहता है। अगर आपको पसीना आया है या गर्मी है या डिहाइड्रेशन हुई भी है तो उसमें, लेकिन छिलके के साथ। अगर आपने क्यूकम्बर खाना है तो उसको छिलके के साथ खाएं, क्योंकि ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो फाइबर कंटेंट होता है वो उसके छिलकों में होता है। ऑब्वियसली फ्रूट सारे तो नहीं खाए जा सकते छिलके के साथ, लेकिन जितने आप खा सकते हैं। और बाकी उसमें 97 के 98% वाटर होता है क्यूकम्बर में, तो हाइड्रेशन भी हो गई और आपका फाइबर भी हो गया। अब आपके जब आपने रोज़ा खोला, एकदम से एनर्जी गई आपके बॉडी में, तो आपने नेचुरली वो फूड्स कंज्यूम किए हैं जिनसे ब्लड शुगर स्पाइक नहीं आया। बिल्कुल। आपके ब्लड शुगर अब कंट्रोल्ड है, आपके पेट में खाना जा चुका है। एक बड़े अच्छे कंट्रोल्ड तरीके से आप ग्लूकोज स्पाइक को इस पॉइंट तक लेकर चले हैं। आप यहाँ पे नट्स खा सकते हैं। आप बादामों को रात को भिगो के रखें और सुबह उठ के आप उसके छिलका उतार के खाएं, तो एक तो वो उसका हेल्दी तो होते ही हैं, वो उनका मिठास आ जाती है, बड़े मज़े के हो जाते हैं उस तरह से। तो उस तरह आप वो बादाम खाएं तो वो आपका एक बड़ा अच्छा हेल्दी फैट का सोर्स चला गया। अब आपने बज़ाहिर कुछ ज़्यादा नहीं खाया, लेकिन आपके जिस्म के लिए जो 2-3 चीज़ें आपने खाई हैं वो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन आपको स्ट्रॉन्ग रखेगी सारा दिन। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनीसा, आप हमारे साथ मौजूद थी और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके भी। बहुत शुक्रिया आपका भी फिदा हुसैन साहब। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि हसनैन, हम रोज़ाना कहीं ना कहीं लेके जाते हैं सबको, कभी गुजरात, कभी मुल्तान, कभी गुजरावाला। आज हम अफ्तार से पहले ना हम सबको ये बताते हैं कि किस तरह से वहाँ पे सैरी होती है, वहाँ पे अफ्तार होती है, और वो जो एपेटाइट होती है ना, इसकी अभी अनीसा बात करी थी कि आपके एपेटाइट में कमी हो जाती है। हम ये दिखाने का मकसद ये होता है कि आप बिल्कुल शेर की तरह खाने के ऊपर टूटे, सिर्फ खाने के ऊपर, पानी के ऊपर ना टूटे। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज हम आपको सैर कराएंगे एबटाबाद की, क्योंकि कोयटा में तो मशहूर सजी के हवाले से हम सब ने सुना है और देखा भी है, लेकिन एबटाबाद में भी ऐसा है कि हमने सोचा नहीं था कि इस तरह से भी होगा। रमज़ान मुबारक का रोज़ा और इफ्तार पार्टी में चिकन अंगारा, हाँ एग्जैक्टली, असल मज़े तो इन लोगों के हैं जो खा रहे हैं, है ना। तो चिकन अंगारा में ऐसी लज्जत की कि मर्द हजरात के साथ साथ ख़वातीन भी चिकन अंगारा खाने जो है वो लिंक रूट एबटाबाद के बलोची सजी पहुंच जाती हैं। और एबटाबाद में हमारा नुमाइंदा आलम ज़ेब आवान मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इन लज्जतों के बारे में कैसे लोग इंजॉय करें। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिकन अंगारा के उस शॉप पे, उस बलोच सजी पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है और मेल के साथ फीमेल का भी यहाँ बड़ा रश होता है। और इनका जो चिकन है वो खाने के लिए पाकिस्तान भर से लोग आते हैं। एबटाबाद के लोगों का तो शाम को यहाँ खूब हजूम होता है, खूब रश होता है। और यहाँ पे अंगारा चिकन और उसके साथ साथ यहाँ इनकी कढ़ाई बड़ी मशहूर है, वो लोग खाने आते हैं। कुछ फीमेल्स आई हुई हैं, इनसे भी बात करते हैं। फिर जो बनाते हैं ये चिकन अंगारा, इनसे भी बात करेंगे कि इसमें ऐसा क्या डालते हैं कि लोग खिंचे हुए आपकी तरफ आते हैं और अपनी अफ्तारी को 4 चांद लगाते हैं। जी बिल्कुल, इस टाइम हम लोग बलोची सजी पे मौजूद है, तो फ्रेंड्स के साथ हम लोग आए, सोचा अफ्तारी यहीं पे कर लें। इनका चिकन अंगारा कढ़ाई तो लाजवाब है, फटाकेदार है, और सजी भी इनकी बड़े मज़े की होती है। हम अक्सर यहाँ पे आके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ अफ्तारी करते हैं, बड़ा मज़ा आता है जी। अच्छा जी, इनकी जो कढ़ाई है वो और जो इनका अंगारा है ये मज़े का होता है, तब लोग यहाँ आते हैं। लेकिन इसमें डालते क्या है, ऐसा क्या होता है, ये इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ऐसा क्या डालते हैं इसमें कि लोग खिंचे हुए आपकी तरफ आते हैं? सर इसका हम अपना मसाला बनाता है, ठीक है, बकाया मतलब इसका टेस्ट हाथों में होता है, ठीक है, बकाया मतलब कढ़ाई बनाते हैं, बेहतरीन होता है, शिनवारी कढ़ाई होती है, ठीक है सर। बकाया मतलब इसमें 12 मसाले ऐड करते हैं,
इसकी वजह से इसका टेस्ट अच्छा होता है। अच्छा जी, बड़ी खूबसूरत बात यह है कि मसाले हम अपने बनाते हैं और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात इन्होंने कही है, हाथ में टेस्ट होता है। तो इन भाई के हाथ में जो टेस्ट है इसकी वजह से यहाँ रश होती है। और दूसरा ये है कि इखलाक और इखलास की वजह से लोग इनके पास ज़्यादा आते हैं जी। थैंक यू सो मच। आलमजेब हमारे साथ एबटाबाद से मौजूद थे और आलमजेब को देख के हमें भी चिकन अंगारा खाने का दिल कर रहा है, लेकिन रमज़ान में हमारी भी मजबूरी, आपकी भी मजबूरी, इफ्तार के बाद आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि रिदा को भी कहेंगे और शेफ आयशा को भी कहेंगे कि वो आपको ये बता सकें कि चिकन अंगारा कैसे बनता है, ताकि आप अपने घरों में चिकन अंगारा बना सकें। ख़वातीन हज़रात, अब रुख करेंगे तहसील जहांगीरा का, जहाँ पे आपने देखा होगा तस्बीह तो हम पढ़ते हैं और तस्बीह बहुत मुनफरिद भी होती हैं, बहुत ज़बरदस्त दानों वाली भी होती हैं और उसमें डिफरेंट वैरायटी आपको नज़र आती है। स्पेशली अगर आप मक्का में जाएं या फिर मदीना में जाएं तो वहाँ पे तो आपको तस्बीहों के अंबार नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी आप किसी मस्जिद के किसी मस्जिद के बाहर गजल जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी तस्बीहें नजर आएंगी। आजकल तो हम थोड़ा सा डिजिटल तस्बीह की तरफ भी चले गए हैं, टिक टिक करते रहते हैं और वो साथ साथ काउंट करती रहती है। इन्हीं तस्बीहों के हवाले से इस वक्त नदीम एहसान एक उन्होंने बड़ी खास रिपोर्ट बनाई है, जहांगीरा से उनका ताल्लुक है। जी नदीम, बताइएगा। रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए रूहानियत, इबादत और बख्शिश का महीना होता है। इस महीने में जहाँ रोज़े रखे जाते हैं वहाँ इबादत में भी ख़ास इजाफ़ा होता है। रमज़ान महीने में तस्बीह, टोपी और मसवाक की मांग में नुमाया इजाफ़ा देखा जाता है। रमज़ान मुबारक का महीना है, रमज़ान मुबारक का महीना है और मैंने टोपी ले ली और ये तस्बीह वगैरह ले लिया और भी कुछ कुरान मजीद वगैरह। बरकत महीना है रमज़ान का, इसमें अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करें। मुख्तलिफ़ दुकानों और बाज़ारों में इन मसनूआत की ख़ास मांग बढ़ जाती है। तस्बीह के मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड दस्तयाब होते हैं जो ख़रीदारों की ज़रूरत के मुताबिक मिल जाते हैं। कैमरा टीम के साथ नदीम एहसान, ABN न्यूज़, जहांगीरा। जी, तो ये आपने देखा कि किस तरह से तस्वीरें बनाई जा रही हैं और किस तरह से लोग धड़ाधड़ जो है उनको खरीद भी रहे हैं रमज़ान के महीने में भी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, और हमेशा की तरह हम जाते हैं रिदा और शेफ़ आयशा की जानिब और वो बनाती हैं मज़ेदार डिशेस। कभी वो बिरयानी बनाती हैं, कभी वो चिकन कढ़ाई बनाते हुए नज़र आती हैं, कभी हमें वो मुनफरिद किस्म के पकोड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें बनाती हुई नज़र आती हैं। और देखते हैं कि आज वो क्या बना रही हैं। गैस करें क्या बना रही होंगी आज? तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि गैस बंदा नहीं कर सकता। हम जब भी यहाँ से थ्रो करते हैं ना कुछ उल्टा ही बना देते हैं, हो रहा होता है। तो आज देखते हैं कि आज हम कुछ फरमाइश नहीं करते, अपनी ख्वाहिश नहीं बताते, आपकी तरफ ही चलते हैं और देखते हैं कि आप क्या बना रही हैं। जी रिदा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोतम रमज़ान दस्तरखाने औसाफ में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान रिदा फातिमा। कश्मीर कुकिंग ऑयल, मरहबा और रोज़ पेटल के ताउन से हम आपके लिए लाए हैं रमज़ान दस्तरखाने औसाफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज दस्तरखाने औसाफ में क्या बनने जा रहा है ये जानने के लिए हम रुख करते हैं अपनी शेफ़ आयशा का। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक बहुत ठाक। प्यारी लग रही है माशाल्लाह। हेयर स्टाइल बड़ा सूट कर रहा है आप पर। अच्छा, सो यू आर। तो बताइए इफ्तार में आज क्या बनेगा? आज हम हमेशा की तरह 2 चीज़ें बनाएंगे। बीफ स्लाइडर्स बनाएंगे, मिनी बीफ बर्गर भी बोलते हैं उनको, और एक हम बनाएंगे लीची की ड्रिंक बनाएंगे। लीची की ड्रिंक बनेगी आज से। बड़े क्यूट से बन रहे हैं। हाँ जी, ये मिनी बन जाए, थोड़े से लाते हुए मुझसे दब भी गए हालांकि, बट स्टिल बनाएंगे हम इन्हीं पर ही। और ये मैंने ना खाली एक प्रेप करके रखा था मीट का। रेशो क्या होता है, 70-30 का रेशो होता है। या आप यूँ कर सकते हैं कि अगर आपने 1 किलो मीट लिया है प्लेन फैटलेस, तो उसमें आपने 300 ग्राम फैट डलवाना है और उसको सिंगल मिक्स कर लें खुद घर में या निकलवा लें। सिंगल मतलब ये कि जो कहते हैं ना, एक दफ़ा का कीमा गुजारा हुआ, एक दफ़ा का कीमा निकाला हुआ, मतलब ये डबल नहीं है, तो ये ऐसे मोटा मोटा होगा। ठीक है, फिर इसके ना मैंने छोटे छोटे ही 60 ग्राम्स के बॉल्स बना लिए। अच्छा, बराबर क्वांटिटी के आपने मेजर करके इसको बनाया? हाँ जी, वेट स्केल पर रख के बनाया है ताकि थोड़ा सा श्रिंक होगा। ठीक है, ये हो गया। और इसके ऊपर हम डालेंगे कश्मीर कुकिंग ऑयल, बहुत थोड़ा सा कश्मीर कुकिंग ऑयल का हम इस्तेमाल करेंगे। कोलेस्ट्रॉल फ्री है और हमारे खानों को बेहतरीन जायके के साथ ग़िज़ाइयत भी देता है। बिल्कुल, कश्मीर कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर और करेंगे अपने बंस को सेयर। अच्छा, ये बटर जो है आयशा अनसॉल्टेड लेंगे, सॉल्टेड किसी भी तरह का? अनसॉल्टेड लें। सॉल्टेड डालें तो बेहतर है। अगर सॉल्टेड ले रहे हैं तो फिर पैटीज़ में आपने
वो कम रखना है, अपना सॉल्ट कम करना है। ये करने के बाद अब आते हैं बर्गर सॉस की तरफ। ये बर्गर सॉस है, ये आप मैंने बनाया है। इसमें मैंने लिया है था 1/2 कप मेयोनीज़ लिया था, 2 टेबलस्पून घरकिन्स डाले थे और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने टोबैस्को डाला था। ठीक है, इसमें सॉल्ट पेपर नहीं डाला, घरकिन्स होता है पिकल्ड कुकम्बर, उसमें ऑलरेडी हल्का सा सॉल्ट होता है। टोबैस्को डाला है, मेयोनीज़ डाला है। ठीक है, उनको खाली मिक्स किया है। बाकी है इसमें जाएंगे कैरेमलाइज अनियंस जाएंगे, उसमें जाएगा सैलड जाएगा। सैलड में आप ले लें रॉकेट, आइसबर्ग, सलाद पत्ता, जो भी आपको लेना है। अच्छा, कैरेमलाइज अनियन क्या, वाइट अनियन को मैंने स्लाइसेस किए और वाइट अनियन के जब स्लाइसेस हो जाएंगे तो उसको मैंने इसी तरह पैन में कश्मीर कुकिंग ऑयल डाला था और बटर डाला था और थाइम डाला था और इसको छोड़ दिया था हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पे, जलेंगे नहीं, कैरेमलाइज होंगे। जब वो कलर चेंज करने लगे तो 1 टेबलस्पून भर के आप इसमें बालसामिक विनेगर, बहुत से लोग उसको बालसामिक भी बोलते हैं, ब्लैक कलर का विनेगर आता है, 1 टेबलस्पून वो डाल दें। वो नहीं है आप रेगुलर विनेगर डाल दें। वो डाल के आपने चूल्हा बंद करना है, उसको अच्छा सा मिक्स करके उसको 1-2 घंटे के लिए आप छोड़ देंगे। उसके बाद ना मैं क्या करूँगी, इसमें बटर को मैंने लिया है और मैं इसके अंदर बंस को कलर देंगे, हल्का सा ना बंस को सेयर करेंगे। अच्छा, ये ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, खाली हम पैन में ज़्यादा लगाते हैं, फिर एक्सेस को आप उतार लेंगे। ठीक है, बिल्कुल, बस हमने तो बंस को लाइट सेकना है, कलर देना है। और बीफ में भी हमारे पास ऑलरेडी फैट है तो इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है जनाब, ये करेंगे। पहले हम अपने बंस को रेडी रखेंगे, उसके बाद हम करेंगे वो जो है क्या कहते हैं, इसको आपने ये किया, ठीक है, इसका थोड़ा सा कलर आ जाए और बिल्कुल ईजी है। एक ही बार में छोटे छोटे से ना क्यूट बड़ा सा पैन लगाएं, बड़ा पैन में, और एक बार में सबको आप एक बार में इसको खाली ये कर लें। पैटी में मुझे सिर्फ इसमें रखूँगी, हल्का सा प्रेस देंगे, सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालेंगे, फ्लिप करेंगे, डन। ओके, तो बंस को बस तैयार करना है लाइट सा, बड़े बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं आज आयशा, वार्म करना है इसको। बस सॉल्ट है, कोशिश ब्लैक मेरी पेपर यही होती है कि मैं बेसिक से ही लेके चलूं। खाली इसको देखो वार्म करना है, वो नहीं करना है, बकायदा कुक नहीं करना है। आयशा है ना हमारी प्यारी शेफ, सबका ख्याल रखती है सेट पे। कोशिश करते सबको खुश रखें। ऐसे एक बार बताऊं, जो लोग सबको खुश रखते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि आप सबको खुश रख नहीं सकते। एनीवेज, मैंने इसमें डालना है बहुत थोड़ा सा, लेट्स से अराउंड 1 टेबलस्पून कश्मीर कुकिंग ऑयल डालेंगे। ठीक है, अच्छा, कश्मीर कुकिंग ऑयल डालने के बाद आप इसमें लेंगे, ये मैंने लिए थे बर्गर पैटी। ठीक है, इसको मैं हाथ से बस ऐसे ऐसे इरेगुलर से ही बनेगा, ये बन जाएंगे। फिर इसको हम चीज़ से कवर करेंगे और फिर हम इसको असेंबल करेंगे। झटपट रेसिपी है, फ़ौरन से बनकर कुछ तैयार हो लोग जाएगी। वो डालते हैं इसमें अनियन पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ टोमेटो डालते हैं, कुछ नहीं डालते, तो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट्स अप टू यू। सैलेड भी अपनी मर्जी की डाल सकते हैं। मैं इसमें आइसबर्ग डालूंगी, इसमें मैं थोड़ा रॉकेट डालूंगी, थोड़ा लोकल लेट्स डालेंगे, आप लोगों की मर्जी, आप लोग जो भी डालें, जो भी आपको इजीली थोड़े पतला करना चाहे तो पतले भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरी आदत है, मुझे ना एंड टाइम पे आपको पता है बाज़ारों में रश भी बढ़ जाता है और फिर रूटीन भी कुछ इतनी हेक्टिक होती है। लेकिन ईद की शॉपिंग का मजा ना मुझे नहीं आता रमज़ान से पहले। वो जो रौनक होती है ना, वो जो रौनक है ना और एक वाइब होती है, वो तो खासतौर पे आखिरी अशरे में। बिल्कुल। अब तो हम मिड में आ गए हैं। अच्छा, हल्का सा एक प्रेस दें, हल्का सा एक प्रेस दें, टूटेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर फैट डला हुआ है। ये करें, ये करें। और यही खास बात है कश्मीर कुकिंग ऑयल की। अब देखें ना इसका कलर कितना प्यारा आया है। बिल्कुल। और बंस भी देखें कितना अच्छे लाइट गोल्डन कलर आया है। हल्का सा करेंगे इसको। अच्छा, खुशबू देने के लिए थोड़ा सा बटर डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। अब मैंने दूसरी तरफ डालूंगी इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट, और कुछ भी नहीं डालेगा इसमें। येलो चीज़ स्लाइस मैंने काट के रखी हुई है, आपके पास जौन से चीज़ स्लाइस हो वो यूज़ कर सकते हैं। ये इसका काम हो गया है, इसको हम करेंगे आगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों का हो गया है, सॉल्ट हो गया, हमारा ब्लैक पेपर हो गया, टूथपिक्स मैंने इसलिए बहुत रखे अच्छी थे। आ रही है। थैंक यू। ऑल दो आप बीफ नहीं खाते। हाँ। अच्छा, अब ये है मेरे पास सैलेड लीव्स है, इसमें रॉकेट है, इसमें आइसबर्ग है, इसमें जो आप। अच्छा आयशा, यहाँ मैंने एक चीज़ पूछनी थी। अब जैसे आपके ये हैं आइसबर्ग, ये बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं जी।
पर घर में जब हम इस तरह से सैलेड रखते हैं इसमें वो बात नहीं आती, ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे क्रिस्पी नहीं रहते। हमने ना उसको उस पर रखा हुआ है, ठंडे पानी में रखेंगे ना तो नहीं आएगा। अच्छा ये एक मैं असेंबल करके अभी दिखा रही हूँ, बाकी हम कर लेते हैं। ये रखें, आपने केचप लगानी है आप केचप लगा दें। जनाब बीफ स्लाइडर्स बड़े ही खूबसूरत क्यूट से मिनी बर्गर्स हमारे तैयार हो चुके हैं और अब हम चलते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ। हम बना रहे हैं लीची फ्रेश लाइम। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि लीची को, अगर आपके पास लीची है ना फ्रेश, तो उसको आप शुगर के साथ ब्लेंड कर लें या उसको एक सिरप बना लें। ऐसे जैसे आधा किलो लीची है तो उसमें आपने 100 ग्राम शुगर डाल के आधा कप पानी डाल के बॉईल किया और ब्लेंड कर लिया। मेरे पास वो नहीं था, मेरे पास लीची का ड्रिंक था, लीची जूस था। ये लीची जूस आपको इजीली मिल जाता है मार्केट में। आपने खाली लीची जूस और आयशा लीची सोडा भी मिलता है, लीची वो भी सोडा, डाल वो तो सकते हैं। बहुत बस मेरा फेवरेट है। आपने ये डालना है। अच्छा मैंने ना इसके अंदर क्या किया था, 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाला था और 2-3 लेमन के स्लाइसेस डाले थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन, कि चीज़ आपकी प्रेजेंटेबल भी लगे। और ये हमेशा एक देना वाइट सोडा, फिजी ड्रिंक जो वाइट वाली होती है वो, या क्लब सोडा, आप कुछ भी जो आपके पास हो वो डाल के बस। ये तो बड़ी इजी है। और ये सोडास वगैरह जब आप बीफ के हैवी आइटम खाते हैं ना, देखो बीफ का फैट होता है, बीफ स्टेक, बीफ बर्गर्स, पैटीज़, इस तरह की चीज़ें जिसमें मीट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उसके साथ ये ड्रिंक जाती ही जाती है, सोडा वाली या लाइम के साथ या फ्रेश लाइम, जो भी। बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है और बड़ी रिफ्रेशिंग ड्रिंक लग रही है। अब तो ये इफ्तार में ही ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कैसे बनी है। तो रमज़ान दस्तरखान से आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही मुझे अपनी मेज़बान रिदा फातिमा और शेफ़ आयशा को दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल फिर हाजिर होंगे एक नई डिश, एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। जी तो गज़ल और हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गौतम रमज़ान दस्तरखान उसाफ में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान रिदा फातिमा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे और अपने रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुजारे होंगे। अल्लाह ताला हमारी इबादत को और हमारे रोज़ों को कबूल व मंजूर फरमाए। जी तो नाजरीन, तलो कुकिंग ऑयल, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, रोज़ पेटल और हर इफ्तार टेबल हो से लाइफ बॉय के साथ, इन सब के ताउन से हम आपके लिए लेकर आए हैं रमज़ान दस्तरखान उसाफ, जिसमें हम आपको बताते हैं मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो आज इफ्तार में क्या बनेगा ये जानने के लिए चलते हैं अपनी प्यारी सी शेफ़ आयशा की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। रोज़ा कैसा गुजरा है? अल्लाह का बहुत शुक्र है। आज तो बड़े कलरफुल इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, बड़े मज़े के। क्या बनाएंगी आज? आज हमेशा की तरह 2 चीज़ें बनाएंगे। इसमें से एक ये चीज़ है कि अब आने वाले दिनों में जागने वाली रातें स्टार्ट हो रही हैं, तो इंसान जागता है, फिर भूख लगती है, कुछ अच्छा पीने को दिल करता है। बहुत गर्मी शुरू हो गई, अब तो इस्लामाबाद में भी गर्मी आ गई है, कराची में तो है ही गर्मी। तो हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा को यूज़ करते हुए एक फ़ालूदा बनाएंगे, ठीक है। और इसको आप फ़ालूदा ड्रिंक भी बोल सकते हैं और एज इट इज़ भी आप मतलब फ़ालूदे के तौर पे भी खा सकते हैं। तो उसमें आइसक्रीम होगी और उसका फ़ालूदा मिल्क होगा। और अगर आप आइसक्रीम को ब्लेंड कर दें या आइसक्रीम को स्किप कर दें और उसको ठंडा करके पिए तो आपका फ़ालूदे वाला दूध बन जाएगा वो, ठीक है। आज रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करते हुए मज़े की ड्रिंक बनाएंगे। और दूसरी डिश हमारी कौन सी होगी? दूसरी डिश है हमारी, आपने ग्रिल्ड सैंडविचेस सुने, बर्गर सुना, ये हम बनाएंगे आज फ्राइड चिकन सैंडविचेस। अच्छा, इसमें क्या होगा कि चिकन की स्टफिंग बनेगी, ठंडी होगी। ब्रेड को मैंने ऐसे एक ही कटर लिया था, उसी कटर से मैं शुरू से पहले रोज़े से यूज़ करते आ रही हूँ। खूबसूरत कटिंग तो की आयशा ने, उस कटर से मैंने, मेरे पास टाइम शॉर्ट था, बस वो ब्रेड खोलनी है आपने और कटर रखना है और ऐसे से गोल गोल पीसेस निकालने हैं। इधर हम फिलिंग रखेंगे, एक और ब्रेड का स्लाइस रखेंगे, मैदा अंडा लगाएंगे, ब्रेड क्रम करेंगे, फ्राई करेंगे और चिली गार्लिक सॉस या केचप या जिस भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। इजी और झटपट रेसिपी। अभी हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट हमें करना है क्योंकि हमें जो ये है फालूदे को ठंडा करना है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं इसमें ले रही हूँ तकरीबन कोई आधा लीटर या 1 लीटर, आप बोल लें जितने आपके घर में लोग हैं आप वो दूध ले लें, ठीक है। थोड़ी सी इलायचियाँ डालेंगे इसके अंदर, 1 को इलायची डाल दें आप इसमें, खोल के डाल दें और आखिर में उसको छान लीजिएगा। इलायची साबुत साबुत वरना मुँह में आएगी, ठीक है। इसको छान लेंगे हम। इलायची डाल दी। इलायची के बाद मेरे पास है ये तकरीबन 1/2 कप, ये छोटा कप है, दिखने में आपको बता दें 1/2 कप हमारे पास शुगर है। ये 1 लीटर हमने दूध लिया है ना? हाँ, हम इसमें ना क्योंकि रूह अफ़ज़ा भी यूज़ करेंगे तो हम शुगर थोड़ी कम ही रख रहे हैं। यहाँ 1 लीटर दूध लिया है, 1/2 कप से भी मैंने थोड़ी कम इसमें वो डाली है। एक काम की चीज़ बताऊँ, अच्छा ये है वर्मिसली जो आप लबे शीरी वगैरह में यूज़ करते हैं, 2-3 टेबल स्पून डाल दें आप, मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है वैसे,
ठीक है। और ये इससे लुक भी बड़ी प्यारी आएगी, हाँ, कलरफुल ये है, डलता है फालूदे में, देखिए ज़रूर कितनी डलता है। खूबसूरत लग रही है। और इसको ना हल्का सा मिक्स कर लें और फिर इसकी बस इतना कुक कर लें कि सवैयाँ इसकी कुक हो जाएं, ठीक है। अच्छा, जब तक मैं आपको बता दूं इंग्रेडिएंट्स उसके, हमारे फ्राइड चिकन सैंडविचेस के, मैंने 1 कप जितना बोनलेस चिकन लेके इसको बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए, क्यूब भी नहीं बोलेंगे, कीमा स्टाइल कर लिया। ये है, फिर मेरे पास अनियन है, कैरेट है, कैप्सिकम है, गार्लिक, मेयोनीज। अच्छा, ये क्या करना है, इसको ना बड़ा सिंपल है, आपने ऑयल गरम किया, उसके अंदर आपने जो है अनियन गार्लिक को सौटे किया, चिकन डाली, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, चिली सॉस, ये डाल के इसको अच्छा सा आपने कुक किया। कुक करने के बाद आपने कैरेट्स और कैप्सिकम को कुक नहीं करना है, वो आपने आखिर में मिक्स करना है मेयोनीज के साथ, एक वो आपकी फिलिंग बन जाएगी। फिर वो आप उसको इसके अंदर ऐसे फिल करेंगे, मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, फ्राई करेंगे। और मैं इसको देखती हूँ। अच्छा जी, ये इतना लेना है, आप इमेजिन करें कि ठंडा हो गया। अच्छा, ये अगर और बहुत ज़्यादा भरना भी नहीं है, बहुत भरेंगे तो ये टूट जाएगा। ये किया, इसके ऊपर आपने ये रखना है और इसको ऐसे प्रेस करना है, ये चिपक जाएगा। फिर इसको आपने मैदे में लगाना है, अंडा लगाना है, ब्रेड क्रम्ब लगाना है और फ्राई करना है। इस वक्त अगर मैं इसको मैदा और अंडा ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगी तो ये टूट जाएगा। इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर दें जब तक हम बनाते हैं फालूदा। जी, तो आयशा बताइए कि फालूदे का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? फालूदे का यहाँ तक पहुँचा कि मैंने ना इसको इस पर निकाल के ठंडा कर लिया था। अच्छा, इस फालूदे में क्योंकि पूरा दिन हम रोज़ा रखते हैं तो आपको ना हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है कुछ भी करने के लिए लाइफ में, ठीक है। तो मैंने ना इसके अंदर ना बेसिल सीड्स 2 तरीके से यूज़ किए थे। एक तो मैंने पानी में ना बेसिल, मेरे पास चिया सीड्स थे, सॉरी, तभी इतने खुले भी नहीं है, तो मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा डाला था और 1/4 कप वाटर डाला था ठंडा, और उसके अंदर चिया सीड्स को डाल के ना सोक कर दिया था, तो वो ये वाला शक्ल आ गई, ठीक है। बाकी चिया सीड्स जो है वो मैंने जो दूध बनाया था ना उसका क्या कहते हैं फालूदे के लिए, तो उसको उसके हमने अंदर ठंडा होने के मैंने लिए रखा था, तो उसके अंदर डाले, थोड़े जुड़ गए, उसको हम हल्का सा चला लेंगे। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप चिया सीड्स 1 दफ़ा यूज़ करें या 2 दफ़ा करें। मैंने कहा थोड़ा कलर भी ऐड हो जाएगा। अच्छा, मैं 1 टीस्पून जो है रूह अफ़ज़ा लूँगी, 1 टेबलस्पून हो गया बल्कि, ठीक है, दोनों में डाल देंगे हम। और हम 2 फालूदे बना रहे हैं, रूह अफ़ज़ा फालूदा बनेगा। जी, रूह अफ़ज़ा फालूदे में वैसे भी डलता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा, ये डाल देते हैं अभी से, ठीक है। मैं यूज़ कर रही हूँ टूटी फ्रूटी, आप लोग वनीला भी कर सकते हैं और कुल्फ़ा भी कर सकते हैं, और जो भी आपको पसंद है वो कर सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद हो आप ये आपने इसमें डालना है, ठीक है। आधी ऊपर डालेंगे, आधी हम यहाँ डालेंगे, ठीक है। और ये आपने इसके ऊपर डाला, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता था आयशा फालूदा हमेशा असल में बाहर से ही खाया है तो बड़ा मुश्किल होगा बनाना, पता नहीं, लेकिन ये तो बड़ा इजी है और मैं लास्ट में घर पे ट्राई करूँगी। ये आपने ट्राई करना ही करना है। इसको आप ये डाल दें, चले थोड़े ज़्यादा चिया सीड डाल दें, जिसको ज़्यादा पसंद है मेरी तरह। अच्छा, ये हो गया, थोड़े से चिया सीड हम इसमें ढूंढते हैं कि इसमें भी डाल ली दें, ठीक है। ये लेयरिंग देख रहे हैं आप, अभी कितनी इसमें और भी खूबसूरत है। चीज़ें डालेंगी काफ़ी सारी। अच्छा, अब इसके ऊपर ना आपने इसको थोड़ा सा करके इसके अंदर हम डालेंगे ये फ्रूट कॉकटेल डाल दें। इसके बाद ना ये है जो सवैयाँ हमने इसमें बॉईल की थी ना, वो नीचे बैठ गई थी, तो उनको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ये हम इसके अंदर डालेंगे ऑन टॉप, सवैयाँ डाल देंगे। ये देख के बच्चे भी बड़ा खुश होने वाले हैं क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग और कलरफुल ड्रिंक बनी है ना ये। इसको आप बेस में भी डालना चाहें डाल दें, और ये बची हुई जेली भी आप यूज़ कर सकते हैं। जेली वेली बचती ही नहीं है, सब खा लेते हैं। अच्छा जी, अब ये आया है मेरे पास, हमने इसको क्रम किया था, फ्रिज में रखा था, बहुत ज़्यादा क्रम नहीं करेंगे, ऑयल को टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जी, तो सैंडविचेस यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। जी बिल्कुल, तलो कुकिंग ऑयल का हमने यूज़ किया है जी इसमें। ये रहेंगे, बस इसको ना हल्का हल्का कलर देना है क्योंकि हर चीज़ इसकी कुकड है। ब्रेड को ऐसा कुक करना नहीं होता, कुछ लोग इसको डीप फ्राई करते हैं, बहुत ऑयली हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता। अच्छा जी, ये 2 तो हो गए हैं प्रॉपर फ्राई, ठीक है। इसको हम रखते हैं इसमें, इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा हल्का सेकना है। ब्रेड वैसे भी ना ऑयल बड़ी जल्दी सॉफ्ट कर बड़ी लेती जल्दी है, पी लेती है ऑयल ब्रेड। इसको बस इनको लाइट ही रखना है, चीज़ें ऑलरेडी ऑयल कुक्ड मेरे है। ख्याल से डालना पड़ेगा।
हल्का सा। अच्छा अब कुछ लोग कहते हैं ना इस पर टाइम लगता है, तो कर लें डीप फ्राई जिनको पसंद है, लेकिन बड़े तेज़ तेल में करें कि बस वो फ़ौरन कलर आए और निकाल लें। ये नहीं तो तेल पीना शुरू कर दें। इसको थोड़ा सा हम कलर दे देते हैं, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। जब तक इन दो को हम लगाते हैं प्लेट में, सेट करते हैं। आज आपने मुझे कहा था कि एक सरप्राइज़ लेके आई हैं आप मेरे लिए, वो क्या है? आप बस ये सर्व करें और मैं क्यों ना सरप्राइज ले ही आती हूँ। ले आए। ये देखें, जो आपने ये उस दो दिन वाले कुकीज़ जो डो बच गया था हमारा। कुकीज़ बनाई थी ना, वो डो बच गया था और ये मैंने बेक की हैं। अच्छा, उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपीज पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे एक नई डिश, एक नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ ही रमज़ान दस्तरखाने और साफ से मुझे अपनी मेज़बान रिदा फातिमा और शेफ आयशा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा खुसूसी सेगमेंट होता है, और ये सेगमेंट हमारा होता है दाऊद जी के साथ। और दाऊद जी हमें मुख्तलिफ वज़ाइफ बताते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना है, अब दूसरा अशरा है, और आपको पता है कि आज है जी 19वां रोज़ा है, और 19वें रोज़े के बाद आपको पता है आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा, फिर इबादत की रातें शुरू हो जाएंगी। और फिर लोग कहते हैं कि हम दाऊद जी से हमारे बहुत से सवालात होते हैं, वज़ाइफ होते हैं, तो वो जानेंगे। दाऊद जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। दाऊद जी कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? जबरदस्त, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। कहते हैं कि ज़माने को बुरा नहीं कहना चाहिए, ज़माना अल्लाह ताला का है, और हर आने वाला वक्त जो है और हर आने वाला बच्चा यही बताता है कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ही मामला जाएंगे। बिल्कुल ऐसी। अच्छा दाऊद जी, आज हम बात करना चाह रहे हैं, जिस तरह आपने ज़माने की बात की, तो मैं करंट सिनेरियो में आवाम की बात करना चाहता हूँ, आवाम के हालात के और मुल्क के हालात, ये कब तक आपको सुधरते हुए नज़र आ रहे हो? और रमज़ान में हमें किस किस्म की दुआएं करनी चाहिए कि हमारा जो मुल्क है ये किसी सही डगर पे चला जाए? आपने बहुत अहम मौजू के ऊपर बात की। बहसीयत कौम हमें मजमूई तौर पे सब लोगों को पाकिस्तान के लिए पढ़ना चाहिए। देखिए, हम अपने अपने कामों के लिए पढ़ते हैं। याद रखिए हसनैन, ये एक बहुत बड़ी बात आपने आज, मैं चाहता था कि कभी कोई एक क्वेश्चन उठाया जाए। देखिए, हम कहते हैं कि जी हमारे हालात ठीक हो जाएं, हमारा कारोबार ठीक हो जाए, हमारे पास पैसा आ जाए, हमारी ज़िंदगी में कामयाबी आ जाए, तो जिस की वजह से सब कुछ मिलना है वो है पाकिस्तान। तो जब हम पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं पढ़ेंगे, तो हालात में कैसे मदद आएगी? तो मैं बहसीयत कौम मजमूई तौर पे रमज़ान का महीना हो, आखिरी अशरा हो, तो जो हमारा ये प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ABN चैनल देख रहे हैं, मैं उनको मशवरा दूंगा कि आप लोग कम से कम 3 से 4 दिन का अमल ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का ज़रूर करें कि या अल्लाह पाक, अगर पाकिस्तान के ऊपर सख्ती है, प्रॉब्लम है, तो या अल्लाह पाक इस मुश्किल से निकाल दे। देखिए, हम पाकिस्तान के लिए अपने लिए करते हैं, अपने लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो पाकिस्तान को दुआओं की ज़रूरत होती है। दुआ जो है बदरिया अमलियात या अमाल ज़रूर सुनी जाती है। तो आयत करीमा का अमल बड़ा ज़बरदस्त है। अगर किसी को ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत है तो वो 1100 मरतबा पाकिस्तान के लिए पढ़े कि या अल्लाह पाक, इसमें जो नासूर हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम का बायस बने हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, या अल्लाह जो सच्चा है या जो झूठा है ये आप जानते हैं, मगर यकीन जाने हसनैन, जब हम इस नीयत करके पढ़ेंगे और ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, कसरत से पढ़ेंगे, तो बड़ी ज़बरदस्त मदद आएगी। और बहसीयत कौम मजमूई तौर पे एक तो आयत करीमा का अमल है, और दूसरा अमल है हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। यकीन जानिए ये अमल भी बड़ा ही मुजरब गर्दाना जाता है, और जिन लोगों के घरों में सख्तियाँ होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, और वो मुश्किलों से नहीं निकल पाते, तो वो लोग इज्तमाही तौर पे इकट्ठे होकर भी इस अमल को करते हैं, आयत करीमा के अमल को भी, और हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर के अमल को भी। तो मैंने 20 लोगों को जब ये अमल पढ़ने के लिए बताया, तो अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किलें और परेशानियां हल कर दी। तो मैं आपके प्रोग्राम से की वसातत से मुझे मौका मिला कि अगर रमज़ान का महीना हो, आखिरी अशरा हो, इत्तिकाफ़ की रातें हों, तो इस अमल को पाकिस्तान के लिए करें। अच्छा, नीयत आप अपने लिए भी रख लें। देखें, नीयत बड़ी काउंट करती है। नीयत, अल्लाह ताला के ख़जाने जो है ना हर वक्त खुले रहते हैं। नीयत अगर आपने पढ़नी है, चाहे आप अपनी कर लें, चाहे आप अपने ख़ानदान की कर लें, अपनी फैमिली की कर लें, अपने रिश्तेदारों की कर लें, अपने पूरे मोहल्ले की कर लें, अपने पूरे शहर की कर लें, अपने पूरे मुल्क की कर लें, पूरी दुनिया, पूरी उम्मत मुसलमान की कर लें, तो अल्लाह ताला
एक मैं क्योंकि बुजुर्गों के पास बैठता हूँ और बुजुर्गों का ही फैज़ याब होता है, उन्हीं से ये फैज़ है कि वो कहते हैं कि जब आप 313 आयत करीमा पढ़ें तो आप अपनी नियत करेंगे भी तो उतना असर होगा, और अगर आप पूरी उम्मत मुसलमान के लिए पढ़ेंगे तो उसके लिए भी अल्लाह ताला इतने गफूर रहीम है, वही मदद जाएगी। दाऊद जी, कोई ख़ास वक्त है, मतलब सहरी में, इफ्तारी में, दिन में कोई ख़ास वक्त है इसको पढ़ने का? देखें, हर वक्त ख़ास होता है। जिस तरह जुमे का दिन जो है बहुत अहम दिन है, जुमतुल वदा आ रहा है, बल्कि जुमतुल वदा जुमे की नमाज के बाद ज़रूर इस अमल को किया जा सकता है, और असर की नमाज के बाद जो है रिज़्क़ के लिए, और कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदुन नबीयुल उम्मी वाला आलि वसल्लिम तस्लीमा, ये जो दुरूद है 80 मरतबा पढ़ना, ये भी बड़ा मुजरब गर्दाना जाता है। और जिस तरह आपने ये अमल कहा, तो इसके लिए देखें तहज्जुद का वक्त बहुत अहम है, जब अल्लाह ताला दुआएं सुनते हैं, तहज्जुद का वक्त अहम है। और वो वक्त जब आपका रोज़ा अफ्तार हो रहा होता है, तब भी अल्लाह ताला अपने रोज़ेदारों की जो है दुआएं कबूल करते हैं। तो अल्लाह ताला तो मोहब्बत करते हैं अपने रोज़ेदारों से, अपने नेक बंदों से, तो मांगना चाहिए। असल मैं एक और भी गज़ल आपको बात बता देता हूँ कि लोग जो है मांगने की दुआ भी करनी चाहिए, या अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम आपसे मांगते रहें। So true. हम जो है मांगने की तौफीक भी अल्लाह के चाहने से होती है। तो हम कभी भी हम पैसा मांग लेते हैं, दौलत मांग लेते हैं, इज्जत शोहरत हर चीज़ मांगते हैं, तो या अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमा कि हम आपसे हर वक्त मांगते रहें, क्योंकि जो मांगते हैं उनको अल्लाह देते हैं। और मैं दाऊद जी ये चाहूंगा कि मांगना सिर्फ ये नहीं है कि आप बस जाए नमाज बिछा के उसके ऊपर बैठ जाएं, आप चलते फिरते भी अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, किसी भी वक्त भी अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। हसनैन, बड़ी जबरदस्त आपने बात की, चलते फिरते हर सांस में अल्लाह ताला से मांगे। और बात यह है कि आपने मांगना है तो उसमें साथ साथ आप कलमात का अदा करें, जैसे कि आप मांग रहे हैं, साथ साथ दरूद पढ़ लिया, साथ साथ आयत करीमा पढ़ लिया, साथ साथ कुरान की आयात पढ़ ली, ताकि आपका मांगना और कलाम इलाही की बरकत। तीसरा कलमा बहुत ज़बरदस्त है, यकीन जाने, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसकी कसरत करें अपनी ज़िंदगी में उठते बैठते, और साथ साथ दुआएं, और जो दुआ दिल से निकलती है असर रखती है, तो दिल से दुआ करें और अपने साथ साथ औरों के लिए दुआ करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही हकीकत देखी है, मैं आपके प्रोग्राम के हिसाब से बताना चाहता हूं कि मैंने जब भी किसी के लिए मांगा, मुझे वो खुद मिला है। तो आप औरों के लिए तो मांगना शुरू कर दें। आप मांग के तो देखें, कहते हैं कि एक दिन में जो बंदा किसी 40 लोगों के लिए दुआ करता है, 40 लोगों के लिए, तो अल्लाह ताला उसको मुस्तजाबुद्दावात बना देते हैं। ठीक हो गया दाऊद जी। दाऊद जी, आप हमारे साथ आज बड़ी सैर हासिल, आपसे गुफ्तगू हुई। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे गाय बगाए गुफ्तगू होती रहेगी। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 19 के हवाले से है, जिसका आगाज़ इन अल्फाज से होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना। उन लोगों ने कहा कि जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, लौला उनज़िला अलैनल मलाइका, कि हमारे ऊपर फ़रिश्ते नाजिल क्यों नहीं किए गए, औ नरा रब्बना, या हम अपने रब को देखते। लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम, उन्होंने अपने ऊपर बहुत बड़ा तकब्बर किया, व अतौ उतुव्वन कबीरा, और बहुत बड़ी सरकशी की। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ होता है, क़ुल अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। कह दीजिए कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों पर सलामती हो। अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून, क्या अल्लाह बेहतर है या जिसे वो शरीक करते हैं। पारे के आगाज़ में काफ़रों के फ़ख्र व गुरूर का और उनकी सरकशी का तज़किरा, और पारे के इख्तिताम पर अल्लाह ताला की तौहीद का तज़किरा मेरे और आपके लिए ये पैगाम रखता है कि रब के बंदे की पहचान और ज़िम्मेदारी ये है कि वो लोगों के दिलखराश जुमलों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह की तौहीद की सदाएं बुलंद करने में लगा रहता है। तौहीद की बोली के अंदाज़ मेरे और आपके क़ुलूब व अज़हान में पेवस्त करने के लिए इस पारे में अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत का तज़किरा किया। सूरह शुआरा की आयत नंबर 10 से लेकर आयत नंबर 191 तक अल्लाह ताला ने अंबिया की दावत को बयान किया।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का तज़किरा किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह, हज़रत हूद, सालेह, लूत और हज़रत शुएब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया, उनकी दावत को बयान किया, उनकी कौम की तरफ से मिलने वाले जवाब का तज़किरा किया। अम्बिया की इस दावत और उनके कौमों के वाक़यात से मेरे और आपके लिए ये नसीहत है कि हम अल्लाह की तौहीद को बयान करते रहें, चाहे कोई मानता है या नहीं मानता। और इस तौहीद के बयान में उस वक्त असर पैदा होगा जब हमारी ज़बान, हमारा किरदार अच्छा होगा। तो तौहीद के बयान को अपने किरदार से मुज़य्यन करने के लिए और इस दावत को अपने किरदार से मुज़य्यन करने के लिए आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि वो कौन से काम हैं जो इंसान के किरदार को संवारते हैं, मुज़य्यन करते हैं, और वो कौन से काम हैं जो इंसान के किरदार को दागदार करते हैं, ताकि मुज़य्यन करने वाले कामों को अपनाया जाए और जो नुकसान पहुंचाने वाले काम हैं उनसे बचा जाए। तो पहली चीज़ जो इंसान के किरदार की खूबसूरती का बायस है वो तवाज़ो इख्तियार करना। सूरह फ़ुरक़ान की आयत नंबर 63 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कि रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरमी के साथ चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, और जब कोई जाहिल उनसे मुखातब होता है तो वो सलाम कहकर गुजर जाते हैं, वो उसके साथ उलझते नहीं हैं, उसकी जहालत का जवाब देने के लिए नहीं बैठ जाते, उसके पास उसके से लड़ाई और झगड़े के लिए नहीं बैठ जाते, बल्कि जब जाहिल अपनी जहालत दिखाता है तो ये सलामती के साथ और पुरसुकून रवैये और किरदार के साथ वहाँ से गुज़र जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो इंसान के किरदार को खूबसूरत बनाती है वो नमाज तहज्जुद का अहतमाम करना, क़ियामुल लैल का अहतमाम करना। सूरह फ़ुरक़ान की आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला अपने ऐसे ही खूबसूरत किरदार वाले बंदों का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि वो अपने रब के लिए सजदे और क़ियाम की हालत में रात गुजारते हैं। वो रात को गफलत से पूरी पूरी रात सोकर गाफिल होकर नहीं गुजारते, बल्कि अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होकर क़ियाम करके और अल्लाह के लिए नमाज पढ़ के वो अपनी रातों को नमाज में गुजारते हैं, या कम से कम अपनी रातों में से कुछ हिस्सा क़ियामुल लैल को ज़रूर देते हैं। और इसी तरह तीसरा काम किरदार की खूबसूरती का बायस बनने वाला वो जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते रहना। जहन्नम का अज़ाब जो बड़ा सख्त है, बड़ा शदीद है, बड़ा संगीन है, अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहना कि अल्लाह उससे महफूज फरमाए। सूरह फ़ुरक़ान की आयत नंबर 65 और 66 में अल्लाह ताला ऐसे ही उम्दा किरदार के लोगों का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, कि वो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह जहन्नम के अज़ाब को हमसे फेर दे। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, बेशक उसका अज़ाब चिमट जाने वाला है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा, बेशक जहन्नम जो है वो रहने के एतबार से, ठहरने के एतबार से बदतरीन जगह है। तो ये नहीं है कि उन्होंने अमल कर लिए, 2-4 नमाजें पढ़ ली और उसके बाद समझा कि नहीं अब जहन्नम के हम करीब भी नहीं जाएंगे, जहन्नम तो हम देखेंगे भी नहीं और हम तो सीधे जन्नत में बग़ैर हिसाब व किताब के जाएंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं करते। इबादत करते हैं, अमल करते हैं, लेकिन अपने रब से डरते हुए जहन्नम की आग से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगते हैं। और चौथा काम उनका ये है कि वो किफ़ायत शारी इख्तियार करते हैं। किफ़ायत शारी इख्तियार करना ये भी इंसान के किरदार को खूबसूरत बनाता है। सूरह फ़ुरक़ान की आयत नंबर 67 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा, कि वो जब अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च करते हैं तो खर्च करने में लम युसरिफ़ु, इसराफ नहीं करते, बेजा खर्च नहीं करते, वलम यक़्तुरू, और बुखल से काम भी नहीं लेते, वकान बैन ज़ालिका क़वामा, वो इसके दरमियान एतदाल के साथ, मोतदिल रवैये के साथ अपने माल को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और किरदार को खूबसूरत बनाने वाला पाँचवा काम तौबा करना और नेक अमल का एहतिमाम करना। सूरह फ़ुरक़ान की आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्ला मन ताबा, कि वो लोग जो जिन्होंने तौबा की, व आमना, और ईमान लाए, व आमिला अमलन सालिहा, और उन्होंने अमल सालिह किया, उन्होंने अच्छा अमल किया,
और अच्छा अमल वही होता है जो ईमान के साथ हो, जो इखलास के साथ हो, जो सुन्नत के मुताबिक हो। तो जिस बंदे ने तौबा की, गुनाहों को छोड़ा, शिर्क को छोड़ा, नाफरमानियों को छोड़ा, फिर अपने ईमान को मजबूत किया और उसके साथ साथ अमल सालेह का एहतिमाम करते रहे, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बशारत सुनाई है। फरमाया फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के गुनाहों को, गलतियों को, कोताहियों को, सय्यिआत को हसनात से, नेकियों से बदल देते हैं। और ये अल्लाह की वसी रहमत है कि अल्लाह ताला गुनाहों को ना सिर्फ ये कि माफ़ करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियों से बदल देते हैं। वकान अल्लाहु गफ़ूर रहीमा, ये अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है कि अल्लाह ताला ने माफ़ भी किया और फिर अपना रहम ये भी किया कि उन बुराइयों को ना सिर्फ ये कि उनके ऊपर माफ़ी के कलम फेरे, बल्कि उन्हें नेकियों से बदल दिया।